नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम फाइन स्ट्रक्चर, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे। इसको समझने से पहले हमें कुछ जानकारी स्पिन और चुंबकीय आघूर्ण के बारे में होनी चाहिए। स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट। एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, आप सभी को पता है। अतः यदि इसे ऋण आवेशित गोले के रूप में कल्पना कर, इसको क्या मान लिया जाए? एक ऋण आवेशित गोला मान लिया जाए और पृथक्करण स्पिन करता हुआ माना जाए, अर्थात वो स्पिन करता हुआ गोला माना जाए। अगर अपन स्पिन करता हुआ गोला उसको मानेंगे, पृथक्करण करता हुआ स्पिन मानेंगे, तब आवेश की गति के कारण, क्योंकि वो स्पिन कर रहा है तो स्पिन करेगा तो उसके ऊपर जो आवेश है, वो भी गति करेगा। तो आवेश की गति के कारण गोले में तुल्य विद्युत धाराओं की कल्पना की जा सकती है। आवेश गति कर रहा है तो इस आवेश की गति के कारण से गोले में, जिस गोले में स्पिन कर रहा है, वहां तुल्य विद्युत धाराओं की कल्पना की जा सकती है, जिनके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण का आवेश गति कर रहा है गोले में, तुल्य विद्युत धाराएं आपने मान ली, उसके कारण से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, यह चुंबकीय आघूर्ण ms अर्थात इलेक्ट्रॉन के पृथक्करण S के कारण से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको ms लिखा है। और ये इलेक्ट्रॉन के पृथक्करण S के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉन के पृथक्करण S के समानुपाती होता है। यद्यपि एक इलेक्ट्रॉन के लिए ऋणावेशित पृथक्करण कर रहे गोले के रूप में की कल्पना चिरसम्मत मॉडल है। ये क्लासिकल मॉडल है जो हमने कल्पना की है। ये कैसा मॉडल है? ये चिरसम्मत क्लासिकल मॉडल है जो क्वांटम यांत्रिकी की गणनाओं के लिए सही नहीं है। जब हम क्वांटम सिद्धांत, डिराक समीकरण, डिराक इक्वेशन होती है, डिराक समीकरण होती है, उसका उपयोग करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन पृथक्करण के कारण से पृथक्करण चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो ms प्रोपोर्शनल टू s जो हमने देखा, उसके स्थान पे, कांस्टेंट के स्थान पे -gs e/2m/s, ये क्वांटम रिजल्ट है। ms -gs e/2m/s। gs को पृथक्करण घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहते हैं। gs क्या कहलाता है? पृथक्करण घूर्ण चुंबकीय अनुपात। gs का सैद्धांतिक मान डिराक समीकरण से प्राप्त होता है। gs बराबर 2 आता है। gs अगर 2 आएगा तो आपके पृथक्करण चुंबकीय आघूर्ण, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो ms बराबर -e/ms हो जाएगा। और इसके अगर zx पर घटक ले लें तो zx पर इसका घटक जो है ms बराबर -e/msz। zx पर इसका घटक कितना हो जाएगा? -e/msz आपके zx पे घटक प्राप्त होता है। sz जो है ±12 होता है, ½ होता है, h/2 ±। इलेक्ट्रॉन के पृथक्करण चुंबकीय आघूर्ण के मान ms का z घटक e/m तो था ही, h/2 जो है sz के स्थान पे आ जाएगा। sz के स्थान पे अपन क्या रख देंगे? sz के स्थान पे आप h/2 रख देंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा msz बराबर ±eh/2m। तो ये बराबर हो जाएगा ±μb। और μb जो है हमने eh/2m के स्थान पे रखा है और इसका मान 9.27 × 10⁻²4 Zt-। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बोर मैग्नेटॉन। ये जो कहलाता है μb कांस्टेंट कहलाता है, ये बोर मैग्नेटॉन कहलाता है।
यहाँ जो दिया हुआ है नीचे Z4 का प्रयोगात्मक मान, GS का मान, जो प्रयोगात्मक मान जो है वो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होती है वो 2.002319314 होती है, जिसको अप्रोक्सीमेटली अपन 2 लेके चल रहे हैं। इस अति अल्प अंतर को समझने के लिए क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नाम की उच्च स्तरीय सिद्धांत की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हमने 2 लिया है। जब आप हायर क्लासेस में MSc में जाएंगे तो वहाँ क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट होता है, जहाँ इसको आप समझ सकते हैं कि अंतर क्यों आता है। अब आता है हमारा मुख्य टॉपिक, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर, प्रचक्रण कक्षा युग्मन और सूक्ष्म संरचना की गुणात्मक व्याख्या। प्रचक्रण कक्षा युग्मन किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण μL। कक्षीय गति के कारण से, ऑर्बिटल मोशन के कारण से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको μL लिया। इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण के कारण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को μS लिया। अन्योन्य क्रिया होती है, इन दोनों में μL और μS में अन्योन्य क्रिया होती है। यह अन्योन्य क्रिया प्रचक्रण कक्षा अन्योन्य क्रिया कहलाती है, क्योंकि एक मैग्नेटिक मोमेंट तो है स्पिन के कारण से और दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट किसके कारण से, ऑर्बिटल मोशन के कारण से, कक्षीय गति के कारण से। और इन दोनों में जो अन्योन्य क्रिया होती है वो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कहलाता है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन भी कह सकते हैं और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी इसे कहा जाता है। प्रचक्रण अक्ष स्पिन कक्षा के उद्गम को निम्न चिरसम्मत प्रतिरूप से समझा जा सकता है कि ये उत्पन्न कहां से हुआ। प्रचक्रण अक्ष जो है, स्पिन ऑर्बिट जो है, ये इसका उद्गम कैसे हुआ, इसको हम किस मॉडल से समझ सकते हैं। एक परमाणु के नाभिक पर यदि कोई प्रेक्षक स्थित माना जाए, जैसे पहला है, ये नाभिक है, नाभिक पे अपन ने क्या मान लिया, प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर नाभिक पे है। तो उसके सापेक्ष इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार गति कर रहा है, वृत्ताकार अक्ष में गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहां वृत्ताकार गति कर रहा है, ऐसा उसको ऑब्जर्वर को प्रतीत होता है। ये ऑब्जर्वर कहां है, ऑब्जर्वर कहां है, नाभिक पर है, ठीक है। अब यदि एक अन्य प्रेक्षक को इलेक्ट्रॉन पर स्थित मान लिया जाए, मान लीजिए दूसरा प्रेक्षक इलेक्ट्रॉन पर है, ठीक है। तो अब यदि वो इलेक्ट्रॉन, प्रेक्षक कहां है, इलेक्ट्रॉन पर अगर स्थित है प्रेक्षक, तो उसे क्या लगेगा कि नाभिक जो है एक वृत्ताकार गति में, पथ में गति कर रहा है। ऑब्जर्वर अगर नाभिक पर है तब तो उसे लगेगा इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति कर रहा है। ऑब्जर्वर यदि आपके इलेक्ट्रॉन पर है तो उसे लगेगा नाभिक वृत्ताकार गति कर रहा है। अतः इलेक्ट्रॉन पर स्थित प्रेक्षक के लिए धनावेशित नाभिक की इस आभासी गति के कारण से, यदि हम इलेक्ट्रॉन पर प्रेक्षक मान लें तो धनावेशित नाभिक जो है आभासी गति कर रहा है, उसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है B, जिसकी दिशा L के समांतर होती है। इसकी दिशा क्या होती है, L के समांतर होती है, B समानुपाती L। इलेक्ट्रॉन की स्थिति पर अनुभव किए गए इस चुंबकीय क्षेत्र का तथा इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण μS में अन्योन्य क्रिया होगी। इसमें B में और μS में अन्योन्य क्रिया होगी। इस अन्योन्य क्रिया को प्रचक्रण, इस अन्योन्य क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रचक्रण कक्षा अन्योन्य क्रिया या प्रचक्रण कक्षा युग्मन कहा जाता है। प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण μS और चुंबकीय क्षेत्र B की अन्योन्य क्रिया से इलेक्ट्रॉन की अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा होगी। ये जो अन्योन्य क्रिया है इसके कारण से इलेक्ट्रॉन की अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा होगी, और वो स्थितिज ऊर्जा, अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा यदि हम ले ESL प्रोपोर्शनल टू जो होगा माइनस μS डॉट B, माइनस μS डॉट B होगा। ये जो इंडेक्स दिया हुआ है यहाँ स्टार करके इसको समझाया हुआ है,
डबल स्टार आपका जो ये आर्टिकल होता है, आर्टिकल में स्टार या डबल स्टार करके, ये देखिए इसी में देखिए यहां डबल स्टार है, अर्थात इस पार्ट को आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे क्या समझाया है। पिछले खंडों में कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण तथा प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण के लिए क्रमशः m तथा ms संकेतों का उपयोग किया गया था। यहां हम इन चुंबकीय आघूर्णों के लिए अन्य प्रचलित संकेतों का उपयोग करते हैं। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के लिए m के स्थान पर μl तथा प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण के लिए ms के स्थान पर μs, ठीक है। अतः यहाँ μl जो है वो तो हो जाएगा -EL/2m और μs हो जाएगा -ES/। अब क्योंकि μs का मान हमें पता है, μs होता है -ES/m, अर्थात B प्रोपोर्शनल टू L और μs बराबर -ES/m, अर्थात ESL प्रोपोर्शनल टू S.L, ES प्रोपोर्शनल टू S.L, चूंकि μs की जगह तो S आ गया और B की जगह आ गया L, ESL प्रोपोर्शनल टू S.L। और हम ये मान सकते हैं कि S.L के अलावा जो प्रोपोर्शनलिटी है वहां कोई फंक्शन आ गया जो R का फलन, फंक्शन आ गया जो कि R का फलन है। यहां Fr इलेक्ट्रॉन की गति को प्रभावित करने वाली चर राशियों पर निर्भर करता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार गणना करने पर ESL बराबर 1/2 m²c² 1/r dVr/dr × SL आता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ Vr जो है -kZe²r, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, अर्थात Fr जो है वो kZe²2m²c²r³ होगा। और आपके पास में ESL का फॉर्मूला आ जाएगा बराबर Fr S.L, जहां Fr दिया गया है इस समीकरण से, समीकरण 2 से। उपरोक्त स्पिन कक्षा युग्मन के कारण से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तरों में अल्प परिवर्तन हो जाता है। इस स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनमें अल्प परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के कारण से L ≠ 0 वाली ऊर्जा स्तर पर विविक्त होकर द्विगुणित हो जाता है। इसके कारण से क्या होता है, L जब बराबर नहीं है शून्य के, L ≠ 0 है, तो ऊर्जा स्तर विविक्त हो जाते हैं और द्विगुणित हो जाते हैं, जिसके कारण से इन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं में सन्निकट द्विरेखा संरचना प्राप्त होती है। जो नजदीक, जो जहां जिनमें अंतर करना मुश्किल होता है, सन्निकट बहुत ही क्लोज स्पेक्ट्रमी रेखाएं डबलेट की तरह से बनती है, मतलब 2 रेखाएं बनती हैं, द्विरेखा संरचना। स्पेक्ट्रमी रेखाओं के सूक्ष्म संरचना, ये जो इस तरह से जो बहुत नजदीक जो ऊर्जा स्तर बनते, स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनती हैं, इनको फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इनकी गुणात्मक व्याख्या देखते हैं। सूक्ष्म संरचना की गुणात्मक व्याख्या। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति तथा प्रचक्रण गति से उत्पन्न प्रचक्रण कक्षा युग्मन के कारण से इलेक्ट्रॉन की अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा ESL बराबर Fr S.L होती है। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय कोणीय संवेग L तथा प्रचक्रण कोणीय संवेग S के योग से इलेक्ट्रॉन का कुल कोणीय संवेग J बराबर L+S होता है। इसका उपयोग करने पर हम S.L के लिए निम्न संबंध प्राप्त करते हैं। J बराबर L+S होता है। S.L बराबर क्या हो जाएगा, S.L बराबर हो जाएगा, क्योंकि L तथा S का इस प्रकार से, तो हम L के स्थान पे क्या काम ले सकते हैं, J-S, इस प्रकार से S डॉट हो जाएगा 1/2 J² -L² -S²। क्योंकि किसी अवस्था में L² का मैग्नीट्यूड बराबर LL प्लस मैग्नीट्यूड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ L² LL+1 h² होती है। इसी प्रकार से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ S² SS+1 h² होता है। J² के लिए JJ+1 h² होता है, जहां
L कक्षीय कोणीय संवेग है, S स्पिन क्वांटम संख्या है और J कुल कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग से रिलेटेड है तीनों टर्म। L तो हो गया कक्षीय कोणीय संवेग से संबंधित क्वांटम संख्या, S स्पिन क्वांटम संख्या, J कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। यदि कोई क्वांटम अवस्था J2 L2 S2 की आइगन अवस्था से है, तब इस अवस्था में S.L का प्रत्याशा मान समीकरण 5 से S.L एक्सपेक्टेशन वैल्यू 1/2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ J2 माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ L2 माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ S2 और तीनों के मान अगर हम रख दें, ये होता है JJ+1, L2 का एक्सपेक्टेशन वैल्यू LL+1 और S2 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू SS+1। अगर इसको हम पुट कर देते हैं तो इस प्रकार से हमारे पास में रिलेशन आता है। इस कारण स्पिन कक्षा युग्मन के कारण से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में आने वाले परिवर्तन का प्रत्याशा मान क्या हो जाएगा? ESL की प्रत्याशा मान एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ESL बराबर h²/2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ FR बराबर JJ+1 माइनस LL+1 प्लस J+1 LL+1 SS+1 कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या J के मान निम्न प्रकार से हो सकते हैं। क्वांटम संख्या J के मान क्या हो सकते हैं? L+S हो सकता है। जब L और S समांतर होंगे तब तो L+S हो जाएगा, और जब L और S एंटी पैरेलल होंगे, प्रति समांतर होंगे, तो L-S हो जाएगा। यदि किसी क्वांटम ऊर्जा स्तर के लिए L बराबर 0 हो तब J बराबर S होता है। L बराबर 0 हो तब J बराबर S होता है। अर्थात ESL की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बराबर h²/2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ FR SS+1 माइनस SS+1, तो ये 0 हो जाता है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ S ESL कितना आ गया आपके पास में? 0। पृथक्करण कक्षा युग्मन से L बराबर 0 या S कक्षक की ऊर्जा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यदि हम L बराबर नॉट 0 ले लें, अर्थात S का मान S 1/2 लें, उस स्थिति में J के संभव मान क्या हो जाएंगे? J के संभव मान हो जाएंगे L+12 और L-12। तब आपके पास में SS+1 3/4 हो जाता है, और आपके पास में जब J का मान आपके पास में जब L+12 होता है तो ESL का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगा h²/2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ FR × I। और अगर आपके पास में J का मान L-2 होगा तब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ESL बराबर h²/2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ FR माइनस L-1। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की उन ऊर्जा स्तरों में अंतर आएगा जिनके लिए N L समान होते हैं, जिनके लिए N और L समान होते हुए भी J में अंतर हो। N और L समान है परंतु J में अंतर है। उन ऊर्जा स्तरों में अंतर आएगा जिनमें J में अंतर होगा। इस प्रकार से हमने ये देखा कि J में जो अंतर होगा उस वजह से आपके पास में ये अंतर आता है। ऊर्जा स्तरों में जो अंतर आता है जिसमें N और L समान होते हैं और J में अंतर होता है। N L क्वांटम संख्याओं वाली प्रत्येक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों N L क्वांटम संख्या वाली प्रत्येक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों J बराबर L+12 और J बराबर N-12 में विभक्त हो जाएगी, जैसा चित्र 21 में दिखाया गया है। चित्र 21 कहाँ है? चित्र 21 यहाँ दिखाया गया है। ये वाला आपके पास में डायग्राम, ये डायग्राम है, ये देखिए आप। इस डायग्राम को यदि अपन देखेंगे यहाँ दिखाई दे रहा है, आप देखिए यहाँ जब J12 है तब तो आपके पास में J12 है, तो आप ये देखिए S L बराबर 0 S12, ये देखिए J बराबर हाफ S L बराबर 0 और S12। इसी प्रकार से
जे बराबर जब L माइनस हाफ है या जे बराबर L प्लस हाफ है, जे के मान में अंतर आ गया। यहां देखिए, यहां जे का मान एक ही था, यहां जे के मान में अंतर आ गया 1/2 3/2। तो यहाँ पी एल बराबर 1 के लिए, पी हाफ के लिए और पी 3/2 के लिए दो अलग अलग आपके पास में ऊर्जा स्तर आ गए। और ये प्रचक्रण, ये देखिए आप प्रचक्रण कक्षा युग्मन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण से आपके पी एल बराबर 1 ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं में परिवर्तन हो जाता है, जबकि एस एल बराबर 0 पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ध्यान दें, जे बराबर 3/2 वाली ऊर्जा स्तर की ओर तथा जे बराबर 1/2 वाली ऊर्जा स्तर नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाती है। कहां से कंपैरिजन करेंगे? ये देखिए यहां राइट साइड में, ये देखिए इससे कंपैरिजन कर रहे हैं अपन। पी हाफ जो सूक्ष्म स्तर है, ये आप इसको अभी आगे अपन समझेंगे। तो यहां पर आपके ये क्या होती हैं, ऊर्जा स्तर नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाती है। यहां पर ये देखिए, यही तो हुआ ना, ये आपके पास में ये तो नीचे आ गया और ये वाला ऊपर, दोनों में अंतर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन के पी ऊर्जा स्तर से एस ऊर्जा स्तर में जो संक्रमण हो रहा है और उससे आपके क्या प्राप्त हो रही, द्विरेखा डबलेट। पी ऊर्जा स्तर, ये देखिए पी में 2 हो गए, तो एक तो आपके पी में ये देखिए लाइन आई, ये आपके पास में ये ट्रांजिशन हो गया और एक आपके पास में ये ट्रांजिशन होगा। इस प्रकार से आपको डबलेट मिलेगा। तो इस प्रकार से चित्र 21 में, ये 21 को हमने समझने की कोशिश की। इन ऊर्जा स्तरों से इलेक्ट्रॉन में निम्न ऊर्जा स्तर पर संक्रमण से स्पेक्ट्रमी रेखा में द्विरेखी संरचना प्राप्त होती है, द्विरेखी संरचना प्राप्त होती है, जिसे सूक्ष्म संरचना कहते हैं। ये जो डबलेट बना है द्विरेखी, बहुत क्लोज जो स्पेक्ट्रम जो आपके बना है, स्पेक्ट्रल लाइंस है, इनको फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। इन रेखाओं के लिए ऊर्जा अंतराल डेल्टा ई बराबर h बार अपॉन 2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ आर एल माइनस माइनस एल माइनस 1 इक्वल टू h बार एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ आर एल प्लस हाफ होगा। प्रचक्रण कक्षा युग्मन के कारण स्पेक्ट्रमी रेखाओं में सूक्ष्म संरचना का एक उदाहरण सोडियम डी रेखाएं हैं। क्या है? सोडियम की डी रेखाएं हैं। सोडियम का एक उदाहरण है जो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में अगर सोडियम लैंप काम में लिया है, तो सोडियम लैंप की जो वेवलेंथ आप काम में लेते हैं येलो लाइट की, उसमें डबलेट होता है। एक वेवलेंथ तो होती है आपके, ये 2 वेवलेंथ होती हैं इसमें, एक तो होती है 589.7 एंगस्ट्रॉम, दूसरी होती है 5891.6 एंगस्ट्रॉम। तो ये लगभग जो है बहुत कम अंतर होता है इसमें, लगभग 6 एंगस्ट्रॉम का अंतर होता है। दोनों में अंतर कितना होता है? लगभग 6 एंगस्ट्रॉम का अंतर इनमें होता है सोडियम में। सोडियम लैंप में जो आपने देखा हो, सोडियम वाष्प लैंप में पीले प्रकाश के क्षेत्र में तरंग दैर्ध्य 5890 एंगस्ट्रॉम मानी जाती है, परंतु वास्तव में लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो तरह की लाइनें होती हैं और ये सोडियम की डी लाइनें कहलाती हैं, डी रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं इलेक्ट्रॉन के सोडियम परमाणु में 3p से 3s में संक्रमण से प्राप्त होती हैं और ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से समझाई जाती है। देखिए आप, ये तो आपके हो गया 3s, ये देखिए ये वाला जो है ये तो है 3s स्ट्रेट, ठीक है, s हाफ जो आप ले रहे हैं, और ये आपके हो गया 3p, ठीक है। तो अर्थात 3p से 3s में, s हाफ में, ये देखिए 3p से, तो एक तो p हाफ से जाएगा संक्रमण, अर्थात ये संक्रमण होगा। ये तो आप देखिए ये 5889.92 है,
और ये आप देखिए, और ये वाला देखिए आप, ये तो था P 3/2 से, 3/2 से था ये, और ये देखिए आप P हाफ से संक्रमण है 589.8। इस प्रकार से ये देखिए आपके पास में एक लाइन तो आपकी यहां मिली 589.8 नैनोमीटर पे, और दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिली 589.2 नैनोमीटर। इस प्रकार से ये डबलेट यहां पर एग्जाम्पल के रूप में सोडियम में समझाया हुआ है। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है। थ्योरेटिकली हमने देखा कि थ्योरेटिकली ऐसा होना चाहिए, और एक्सपेरिमेंटली हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कंपैरिजन करके स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में जो फाइन स्ट्रक्चर होता है वो सोडियम में डबलेट किस प्रकार से प्राप्त होता है, इसको समझाया गया है। थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली जो है सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रामाणिकता को सिद्ध किया गया है, और उस एग्जाम्पल के थ्रू से इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे।